हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप अपने घरों में स्वस्थ एवं खूब प्रसन्न होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं विज्ञान विषय का पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ का भाग 3 लेकर पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, इससे पहले के 2 भागों में हमने पदार्थों के विभिन्न प्रकार के आभिलक्षणिक गुणधर्मों तथा पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में भली प्रकार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम आप लोगों को पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन। अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं हम जानते हैं। ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस, द्रव तथा गैस, ये 3 प्रकार की अवस्थाओं में कोई पदार्थ पाया जाता है। बच्चों, सामान्य रूप से हम लोगों ने देखा है कि पानी जो होता है वो 3 प्रकार की अवस्थाओं में पाया जाता है। जब वो ठोस अवस्था में होता है तो हम उसको बर्फ कहते हैं। जब वो द्रव अवस्था में होता है तो हम उसको जल या पानी कहते हैं। और जब वह गैस अवस्था में होता है तो उसको वाष्प अथवा भाप कहते हैं। अर्थात पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। और हम यह भी जानते हैं कि पानी को अगर हम ठंडा कर देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, और पानी को अगर हम गर्म कर देते हैं तो वो भाप में बन जाता है। तो एक प्रकार से हम ये बात जानते हैं कि एक प्रकार की अवस्था को दूसरे प्रकार की अवस्था में बदला जा सकता है। इसी क्रिया को हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। मतलब पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाने की क्रिया को ही हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था का परिवर्तन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना। तो पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना ही अवस्था का परिवर्तन कहलाता है। आइए बच्चों, हम एक प्रयोग करते हैं जिसमें हम एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा ले लेते हैं और इसमें एक स्टैंड की सहायता से हम एक थर्मामीटर लगा देते हैं। थर्मामीटर लगाते समय ये ध्यान रखते हैं कि थर्मामीटर का जो बल्ब होता है नीचे जिसमें पारा भरा होता है, उस पारा का बल्ब जो है वो बर्फ की सतह को छूता है। और इस समय हम इसका तापमान नोट कर लेते हैं। इसका तापमान जो होता है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि इसका तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक बर्नर की सहायता से हम इसको गर्म करना प्रारंभ करते हैं। इस बीकर को हम एक बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे करके ये बर्फ पिघलती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है। इस स्थिति पर भी तुरंत हम उसी समय इसका तापमान नोट करते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी इस पूरी क्रिया के दौरान इसमें क्या हुआ, बर्फ जो थी वो पिघल करके द्रव अवस्था में आ गई। तो ये क्रिया हुई कैसे। ठोस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये जानकारी प्राप्त की थी कि ठोस के जो अणु होते हैं वो अत्यंत निकट होते हैं, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल जो होता है, अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण वो गति नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर इसको तापमान देते हैं तो तापमान देने का मतलब हम इसको ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं, तो उस ऊर्जा को प्राप्त करके इन कणों की गति ऊर्जा बढ़ने लगती है और वो पहले की तुलना में और अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। और अधिक ऊष्मा मिलने पर वो उनकी कंपनों की ऊर्जा जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, उनकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है और वो
अधिक तेजी से कंपन करते रहने के कारण एक स्थिति ऐसी आती है कि वो आकर्षण बल के प्रभाव को प्रभावविहीन कर देते हैं। आकर्षण बल के प्रभाव को बहुत कम कर देते हैं और आसानी से इधर उधर गति करने लगते हैं। बच्चों, इसी क्रिया को हम कहते हैं गलन, अर्थात वे पिघलना प्रारंभ कर देते हैं और धीरे धीरे करके एक स्थिति ऐसी आती है कि संपूर्ण ठोस जो होता है वो पिघल करके द्रव अवस्था में बदल जाता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं गलन, यानी किसी ठोस को पिघल करके द्रव में बदल जाने की क्रिया को गलन, या इसको हम संगलन भी कहते हैं। इसको संगलन भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसी क्रिया को हम कहते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग या गलन की क्रिया। बच्चों, इस समय हमने देखा कि जब बर्फ पूरी तरह से पिघल गई तब भी इसका तापमान जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। पहले भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस था और बाद में भी इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही था। अर्थात इसी तापमान पर यह वस्तु पिघलना प्रारंभ की थी और इसी तापमान पर इसका पिघलना बंद हुआ। तो इसी तापमान को हम कहते हैं इसका गलनांक। यानी किसी भी ठोस के लिए, यहां पर तो बर्फ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अन्य पदार्थों के लिए इसका तापमान कुछ और होगा। तो गलन का अंक, गलन प्लस अंक, यानी अंक मतलब तापमान का की कोई गिनती होगी। वो किस प्रकार का तापमान होगा? गलने का तापमान। उसके गलने के तापमान का जो अंक होता है, जो गिनती होती है, उसी गिनती को हम कहते हैं, जैसे यहाँ पर गिनती वो 0 है, तो यानी बर्फ का तापमान गलनांक जो होता है वो 0 होता है। तो इसी तापमान को हम कहते हैं गलनांक। अर्थात किसी भी ठोस का वह तापमान जिस पर उस ठोस में पिघलने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, या हम यूं कहें कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पूरी तरह से पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाता है, उस तापमान को हम उस ठोस का गलनांक, या इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है। तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर पूरी तरह से द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस तापमान को हम उस ठोस का गलनांक कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि बर्फ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर सेल्सियस क्या है? इस तापमान को नापने का एक इकाई है या पैमाना है। वैसे तापमान का जो अंतरराष्ट्रीय पैमाना होता है वो केल्विन होता है, इसको कहते हैं केल्विन। इसको के से प्रदर्शित करते हैं। तापमान को नापने का जो अंतरराष्ट्रीय पैमाना है वो केल्विन होता है। बच्चों, अक्सर हम टीवी पर न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर जब मौसम का हाल बताते हैं तो वहाँ पर जो तापमान बताया जाता है वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है। दूसरा, जब हम कभी बुखार को नापते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर बुखार नापता है, या हम घर पे बुखार नापते हैं, तो अगर बुखार होता है हमें तो हम क्या कहते हैं कि 102 डिग्री बुखार है, या 104 डिग्री बुखार है, या 100 डिग्री बुखार है। इस तरह की गिनती हम प्रयोग करते हैं। 100 के आसपास की गिनती हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये अगर ये कौन सा पैमाना है? अगर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस होगा तो हम ये जानते हैं कि पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो अगर हमारे शरीर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो हमारा शरीर क्या होगा? उबलने लगेगा और हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। अगर उबलते हुए पानी में हम हाथ डाल दें तो क्या होता है? हमारा हाथ जल जाता है। तो अगर कहीं ये 102 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान हो जाएगा तो हमारा शरीर ही उबल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 102 डिग्री जो होता है ये सेल्सियस नहीं होता है। बच्चों, जो डॉक्टर जिस थर्मामीटर से बुखार नापते हैं और ये 102 डिग्री अगर निकलता है किसी का बुखार, तो ये कौन सा पैमाना होता है? इसको कहते हैं फ़ारेनहाइट। इसको कहते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना। ये कौन सा पैमाना कहलाता है? फ़ारेनहाइट पैमाना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पैमाना, तापमान को नापने के 3 पैमाने आपने देखे। एक तो डिग्री सेल्सियस, इसको कहते हैं डिग्री सेल्सियस।
या डिग्री सेंटीग्रेड भी इसको कहते हैं, डिग्री सेल्सियस, दूसरा केल्विन और तीसरा फ़ारेनहाइट। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय पैमाना है वो होता है केल्विन। केल्विन के साथ में बच्चों ये डिग्री का चिन्ह ऐसे नहीं लगाया जाता है, इसको हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अभी देखते हैं ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध होता है। बच्चों जल का जो बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या अगर हम केल्विन पैमाने पर नापें तो ये 273.15 केल्विन होता है। तो यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए हम ये राउंड ऑफ करते समय इसको 1.15 को छोड़ देते हैं और सामान्य रूप से ये मानते हैं कि बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273 केल्विन होता है। तो इसी प्रकार से अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेल्सियस की जो गिनती होगी उसमें हमको 273 जोड़ देना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहें किसी वस्तु का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मान जो है वो केल्विन पैमाने पर कितना होगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 27 में हम क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। यानी हम 27 डिग्री सेल्सियस कहें या 300 केल्विन कहें, एक ही बात है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि हम किस प्रकार से सेल्सियस पैमाने को हम केल्विन पैमाने में बदल सकते हैं। और अगर इसका उल्टा करना हो तो जैसे अगर कहीं पर लिखा है 473 के और हमें इसको बदलना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो हम क्या करेंगे, हम इस 473, क्योंकि के है इसमें पहले से ही 273 जुड़ा हुआ है, अगर हमको इसको सेल्सियस में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से 273 माइनस कर देंगे या घटा देंगे। तो इसको सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 473 माइनस 273, तो ये बराबर हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस। अगर 200 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो केल्विन पैमाने पर कितना होगा, 473 के होगा। या हम यूँ कहेंगे अगर 473 के केल्विन तापमान है तो अगर उसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे या डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम 273 घटा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर तापमान को बदलने के लिए हमने दो बातें सीखी। अगर डिग्री सेल्सियस में तापमान हमें दिया हुआ है और हमें उसको केल्विन बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 273 जोड़ देते हैं। और अगर केल्विन में तापमान दिया हुआ है और उसको हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें 273 घटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में हम बदल सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि अभी हमने देखा कि जब हम बर्फ को पिघला रहे थे तो हम बर्फ को तापमान दे रहे थे, ऊष्मा दे रहे थे, फिर भी बर्फ का तापमान नहीं बदलता है और बर्फ पूरी तरह से पिघल करके ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि हम ऊष्मा देते जा रहे हैं फिर भी इस बर्फ का तापमान क्यों नहीं बदलता है? तो जो हम जो ऊष्मा दे रहे हैं वो ऊष्मा कहाँ जा रही है? तो बच्चों ऐसा होता है कि ये ऊष्मा जो होती है वो कहीं नहीं जा रही है, वो ऊष्मा उसी में रहती है और इस ऊष्मा का प्रयोग जो होता है वो तापमान बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उस पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का इस्तेमाल होता है। और ये ऊष्मा कहीं नहीं जाती है, उसी पदार्थ में ही रहती है। क्योंकि ये ऊष्मा छुपी रहती है, इसका तापमान के रूप में कोई प्रभाव हमें दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए इस प्रकार की ऊष्मा को हम प्रसुप्त ऊष्मा, प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। गुप्त माने छुपी हुई, अर्थात ये ऊष्मा जो होती है वो छुपी हुई होती है, इसलिए इसको हम गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है तो उस दौरान उसका तापमान नहीं बदलता है और उसको पिघलाने में जो ऊष्मा इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन या पिघलने की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ये हर पदार्थ के लिए अलग अलग होती है।
हर पदार्थ को पिघलाने के लिए अलग मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ती है। तो गुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या कही जाती है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ को ठोस अवस्था से पूरी तरह से द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा, या संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो बच्चों, जो जब हम किसी वस्तु को पिघलाते हैं, किसी ठोस पदार्थ को पिघलाते हैं, तो उसको ऊष्मा देने पर उसका तापमान नहीं बदलता है, क्योंकि वह ऊष्मा जो होती है वो उस पदार्थ की अवस्था को बदलने में प्रयुक्त होती है और वो ऊष्मा कहीं नहीं जाती है, गुप्त रूप से उसके भीतर छिपी हुई रहती है। इसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो बच्चों, जिस प्रकार से आपने संगलन की गुप्त ऊष्मा को देखा, क्या उसी प्रकार से आप वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? वाष्पन यानी जब कोई द्रव पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदलता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पन। तो जब द्रव से गैस अवस्था में बदलेगा तो उसमें भी ऊष्मा देने पर भी उसका तापमान नहीं बदलेगा। यानी जब हम पानी को गर्म करेंगे और जब इससे भाप बनेगी तो उस स्थिति में भी इस क्रिया के दौरान, पानी से भाप बनने के दौरान जो ऊष्मा दी जाएगी उस ऊष्मा से उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो ऊष्मा जो होगी वो पानी को भाप बनाने में प्रयुक्त होगी और उसी को हम कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बच्चों, इसीलिए क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, 100 डिग्री सेल्सियस का जल और 100 डिग्री सेल्सियस की भाप, इन दोनों में से 100 डिग्री सेल्सियस की भाप जब हमारी त्वचा पर पड़ती है तो हमें उससे ज़्यादा जलन महसूस होती है, बजाय उसके कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस का खौलता हुआ पानी हमारे शरीर पर पड़े। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस का पानी जितनी ऊष्मा देगा उससे कहीं ज़्यादा ऊष्मा हमें भाप देगी। जब भाप पहले संघनित होकर के 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बनाएगी और तो उसमें जितनी भी गुप्त ऊष्मा होगी वो गुप्त ऊष्मा पहले उत्पन्न होगी, वो हमारे हाथों को जलन महसूस कराएगी और उसके बाद फिर जो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा फिर वो हमको जलन महसूस कराएगा। तो इस प्रकार से भाप से जो हमको ऊष्मा मिलती है वो अधिक मात्रा में मिलती है बजाय 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से। इसीलिए बच्चों, भाप से जलने पर हमको जलन की तीव्रता ज़्यादा महसूस होती है बजाय 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से। तो आशा है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि तापमान बदल करके हम ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं और द्रव अवस्था को हम गैस अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ठंडा करने पर गैस अवस्था को हम द्रव अवस्था में बदल सकते हैं और अधिक ठंडा करने पर द्रव अवस्था से हम ठोस अवस्था में बदल सकते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं बिना द्रव अवस्था में आए। यानी ऐसे ठोस पदार्थ जिनको हम गर्म करें तो वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थों को जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं गर्म करने पर, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातज। इनको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातज। तो ऊर्ध्वपातज वो पदार्थ कहलाते हैं जो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं और इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने कई प्रकार की क्रियाएं पढ़ ली। ठोस से द्रव जब बनता है तो इस क्रिया को कहते हैं हम संगलन। द्रव अवस्था से जब गैस अवस्था बनती है तो इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण।
या वाष्पन। गैस अवस्था से जब द्रव अवस्था में वापस बदलती है तो इसको कहते हैं संघनन। किसी द्रव गैस को ठंडा करने पर वो द्रव अवस्था में आ जाती है तो इसको कहते हैं संघनन, और जब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आती है तो इसको कहते हैं जमना या हिमायन भी कहते हैं इसको। और ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। और जब गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलता है ठंडा करने पर तो इस क्रिया को कहते हैं निक्षेपण। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, या इसको नौसादर भी कहते हैं। ये कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम गर्म करें तो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो इन पदार्थों को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातज। और इस क्रिया को क्या कहेंगे जिसके अंतर्गत ठोस से गैस में बदल जाएंगे? इस क्रिया को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। तो ठीक है बच्चों, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि तापमान में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जा सकता है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ठोस अवस्था को गर्म करने पर वो पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाती है। इस क्रिया को कहते हैं संगलन। द्रव अवस्था को और अधिक गर्म करने पर वो गैस अवस्था में आ जाती है और इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। और गैस अवस्था को ठंडा करने पर वो पुनः द्रव अवस्था में आ जाती है, इस क्रिया को कहते हैं संघनन। संघनन। और द्रव अवस्था को और अधिक ठंडा कर दें तो वो ठोस अवस्था में आती है, इस क्रिया को कहते हैं जमना या जमने की क्रिया या हिमायन भी कहते हैं इसको। इसके अतिरिक्त हमने और भी देखा कि ठोस सीधे गैस में भी परिवर्तित हो जाते हैं गर्म करने पर। कुछ ठोस ऐसे होते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में बन जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं निक्षेपण। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न क्रियाओं के द्वारा तापमान में परिवर्तन करके हम ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, गैस को ठोस में, और इसका उल्टा हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तापमान बदल करके विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, क्या कोई और भी तरीका हो सकता है जिसके द्वारा हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, और वो है दाब। बच्चों, हम जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में मुख्य अंतर क्या होता है? उनके बीच आकर्षण बल और उनके कणों के बीच की दूरी का। तो अगर हम किसी गैस पर या किसी पदार्थ पर दबाव बढ़ाते जाएं जिससे कि उनके कणों के बीच की दूरी कम होती चली जाए, तो अगर कणों के बीच की दूरी कम होती है तो वहां पर अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अगर दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ के कणों के बीच की दूरी कम नहीं होती है तो वहां पर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि गैस के बीच के अणुओं की दूरी सबसे अधिक होती है, तो गैस को सबसे आसानी से हम संपीड़ित करके या उस पर दबाव बढ़ा करके उसके कणों के बीच की दूरी कम करते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। बच्चों, जैसे किसी एक सिलेंडर में हम ये गैस भर लेते हैं और इसमें एक पिस्टन लगाते हैं, तो और इसमें कोई हम गैस भर लेते हैं और इसको अगर हम ऊपर से दबाते हैं कस के, तो दबाने से क्या होगा? इनके कणों के बीच की दूरी कम होती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये कणों के बीच की दूरी इतनी कम हो जाएगी कि ये पदार्थ गैस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में आ जाएगा। बच्चों, आपने एलपीजी के बारे में पढ़ा था, तो एलपीजी के सिलेंडर में भी गैस जो भरी होती है वो द्रवित अवस्था में ही भरी होती है, इसीलिए उसको एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस, क्योंकि वो गैस जो होती है वो द्रवित अवस्था में उसके भीतर भरी होती है, तो वो तो हमें दिखाई तो देती नहीं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये होगा कि आपने एक लाइटर देखा होगा, जो लाइटर जिसमें सिगरेट वगैरह जलाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें तुमको द्रव जैसा भरा हुआ दिखाई देता है। तो वो द्रव क्या है? वो वास्तव में वो द्रवित गैस ही होती है, जो द्रव के रूप में परिवर्तित होकर के अत्यधिक दाब पर उसके भीतर भरी होती है, जिससे कि वो द्रव अवस्था में दिखाई देती है। तो ये दाब बढ़ा करके भी हम
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, दाब बढ़ा करके और दाब घटा करके। तो जैसे दाब बढ़ा दिया तो गैस से द्रव अवस्था में आ गई, और दाब घटा देंगे तो गैस अवस्था द्रव अवस्था से वापस गैस अवस्था में आ जाएगी। तो इस प्रकार से ताप और दाब में अंतर करके, यानी तापमान बढ़ाकर या घटाकर तथा दाब को भी घटाकर या बढ़ाकर हम वस्तुओं की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। बच्चों, इससे पहले आपने क्वथनांक के बारे में पढ़ा है कि वहाँ तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है और उस स्थिति में वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगता है। क्या आप कोई ऐसा उदाहरण बता सकते हैं जिसमें कोई द्रव बिना क्वथनांक पर पहुंचे ही गैस अवस्था में बदलना शुरू हो जाए? जैसे कि जल को खुला छोड़ देने पर वो धीरे धीरे करके वाष्प अवस्था में बदल करके कम हो जाता है। गीले कपड़ों को अगर हम फैला देते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि ठोस, द्रव या गैस सभी प्रकार के पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। विशेषकर द्रव पदार्थों में जो सतह पर स्थित होते हैं, जैसे किसी बर्तन में ये द्रव भरा हुआ है तो सतह के आसपास के अणु जो होते हैं इनमें भी गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन इनमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो धीरे धीरे करके इसकी सतह को छोड़ करके बाहर निकलना प्रारंभ कर देते हैं या निकलते रहते हैं। तो बच्चों, इसी क्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। यानी क्वथनांक से कम तापमान पर जब कोई द्रव गैस अवस्था में बदलता रहता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पन या वाष्पीकरण। इसी क्रिया के द्वारा हमारे कपड़े सूख जाते हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि वाष्पन की क्रिया पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। जैसे जब गर्मी का समय अधिक होता है, जब तेज धूप निकली होती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अर्थात तापमान बढ़ने पर, जब तापमान अधिक होता है उस स्थिति में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अर्थात तापमान जब बढ़ता है तो वाष्पन की क्रिया तेज हो जाती है। और ठीक उल्टा तब होता है जब तापमान कम होता है। जाड़े के दिनों में हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, तो जब तापमान कम होता है तो वाष्पन की क्रिया धीमी हो जाती है। तो एक कारक तो हुआ इसका तापमान। तापमान बढ़ने पर वाष्पन की क्रिया तेज हो जाती है और तापमान घटने पर वाष्पन की क्रिया घट जाती है। दूसरा कारक होता है बच्चों वायु की गति। अगर हवा तेज चल रही होती है तो भी हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पन की क्रिया तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है, क्योंकि जो भी पदार्थ, जो भी जल के अणु जो भी वाष्पित होकर के बाहर निकलते हैं वो तेजी से हटा दिए जाते हैं। इस प्रकार से वायु की गति बढ़ाने पर वाष्पन की गति बढ़ जाती है और वायु की गति घटने पर वाष्पन की गति घट जाती है। तो दूसरा कारक हुआ वायु की गति। तीसरा कारक होता है बच्चों वायु की आर्द्रता। आर्द्रता का अर्थ समझते हैं बच्चों? आर्द्रता को कहते हैं नमी, सामान्य बोलचाल की भाषा में नमी। अगर हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होगी, जैसे बरसात के दिनों में क्या होता है, जब पानी खूब बरस रहा होता है, कई दिन तक पानी बरसता रहता है, तो उस समय वातावरण में नमी ज्यादा होती है, हवा में ठंडक होती है और हवा में पानी की बूंदें महीन महीन सी फैली रहती है, जिससे कि हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। बच्चों, उस स्थिति में हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, यानी वाष्पन की क्रिया जो होती है वो धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा प्रभाव होता है, यानी जब नमी बढ़ेगी, जब हमारे वातावरण में नमी बढ़ेगी तो वाष्पन की गति धीमी हो जाएगी और जब नमी घटेगी तो वाष्पन की गति बढ़ जाती है। और चौथा कारक होता है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल। बच्चों, जिस सतह से वाष्पन होना है, अगर वो सतह ज्यादा होगी तो वाष्पन अधिक तेजी से होगा, और अगर वो सतह कम होगी तो वाष्पन की गति भी धीमी होगी। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे एक कप में हम चाय रखें गरम गरम, और उतनी ही चाय हम एक प्लेट में रखें, उड़ेल दें, तो क्या होता है कि प्लेट वाली चाय जल्दी ठंडी हो जाती है और कप वाली चाय देर से ठंडी होती है। मान लेते हैं कि कप
का घेरा इतना है तो इतनी ही सतह मिलेगी उसको वाष्पन होने के लिए, जबकि जो प्लेट होगी उसकी सतह इससे ज़्यादा होगी। तो प्लेट की सतह ज़्यादा होने के कारण ही कप की अपेक्षा प्लेट में चाय जो होगी वो जल्दी ठंडी हो जाती है और हम आसानी से उसको पी सकते हैं। वायु की गति की बात आती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम लोग चाय पी रहे होते हैं तो फूंकते हैं उसको, या चाय या दूध पीते हैं तो उसको फूंकते हैं। तो फूंकने से क्या होता है, वाष्पन की गति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से वो चाय या दूध जो होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से वाष्पीकरण की गति प्रभावित होती है। वो कौन कौन से कारण हुए? तापमान, वायु की गति, वायु की आर्द्रता और सतह का क्षेत्रफल। और इन कारकों में क्या क्या परिवर्तन होने पर वाष्पन की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों, वाष्पीकरण का एक अन्य फायदा भी है कि वाष्पीकरण से शीतलता बढ़ती है। वाष्पीकरण से शीतलता आती है, यानी अगर वाष्पीकरण होगा तो वहां पर ठंडक उत्पन्न होगी। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, जो द्रव के अणु वाष्पित होते हैं वो उस सतह से ऊष्मा ग्रहण करके गैस अवस्था में बदलते हैं। तो जिस सतह से वो ऊष्मा लेते हैं, जिस पदार्थ से वो ऊष्मा ग्रहण करते हैं, उस पदार्थ का तापमान कम हो जाता है और वो सतह जो होती है वो ठंडी हो जाती है। जैसे जब हम किसी अपने हाथ पर थोड़ा सा पेट्रोल डालें या स्प्रिट लगाते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि स्प्रिट के अणु जो होते हैं वो हमारे शरीर से ऊष्मा ग्रहण करते हैं और वाष्पित हो जाते हैं। तो जब हमारे शरीर की ऊष्मा ले लेंगे त्वचा से, तो उतने स्थान की त्वचा का तापमान कम हो जाता है, जिससे कि हमें त्वचा पर ठंडक महसूस होती है। ठीक उसी प्रकार से हम घड़े में पानी भरते हैं तो घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। कैसे ठंडा हो जाता है? क्योंकि घड़े की जो मिट्टी होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से पानी रिस करके बाहर आता है और जब हवा चलती है तो वो पानी के कण जो होते हैं वो तेजी से हटा दिए जाते हैं, वाष्पित होने लगते हैं। तो जिसके कारण से क्या होता है, वाष्पित होने के लिए वो ऊष्मा कहाँ से लेते हैं? जो पानी के घड़े के भीतर जो पानी होता है उससे ऊष्मा लेते हैं। तो जब पानी से ऊष्मा निकलेगी बाहर तो पानी का तापमान कम हो जाएगा, जिसके कारण से घड़े का पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है। तो बच्चों, यही कुछ कारण हैं जिससे द्वारा हम ये कहते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न। जब भी वाष्पीकरण होगा, जहाँ पर भी वाष्पीकरण होगा, वहाँ पर शीतलता का अनुभव हमेशा होगा। बच्चों, एक उदाहरण और आता है कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो इसका कारण भी यही है कि सूती कपड़े पहनने से हमें गर्मियों में ठंडक का एहसास होता है। कैसे? क्योंकि जब सूती कपड़े जो होते हैं वो हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने को अवशोषित कर लेते हैं और ये पसीना जब हमारे शरीर की गर्मी पा करके वाष्पित होता है तो हमें ठंडक का एहसास होता है। तो इसलिए हमें सूती कपड़े पहनने से ठंडक मिलती है और हमें गर्मी कम लगती है। अगर हम कोई सिंथेटिक कपड़ा पहन लेते हैं तो वो कपड़ा हमारे पसीने को अवशोषित नहीं करता है, तो हमारी त्वचा और उस कपड़े के बीच में पसीना भरा रह जाता है, जिसके कारण से फिर हमें चिपचिपाहट महसूस होती है और हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। लेकिन सूती कपड़ा पहनने पर हमें उतनी गर्मी नहीं लगती है। तो आशा है बच्चों आपको अब ये सारी बातें अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, इस प्रकार से आज इस पाठ का समापन होता है। इस पाठ से संबंधित जितने भी नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। अब आप उन क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से पढ़िए, याद करिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो हमारे इस पाठ से ये वीडियो देख करके आप उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे किसी भी समय पूछ सकते हैं।